बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक स्टेटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है वो बयान है बानी PTI का, जो कि लेटेस्ट बयान उनकी जानिब से सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगने का ऐलान किया है, मगर माफ़ी भी मशरूत। उनकी जानिब से जो कहा गया है उनके मुताबिक 9 मई के वाक़यात के हवाले से CCTV फुटेजेस सामने लाए जाएँ। अगर PTI के लोग इसमें मुलव्विस पाए गए तो मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर PTI के लोग इसमें मुलव्विस पाए गए तो मैं उनको पार्टी से निकालूंगा और उनको सज़ा भी दिलवाऊंगा। अब ज़रा यहीं रुक जाएं, क्योंकि बानी PTI के इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि उनकी जानिब उठाए जा रहे हैं। मसलन ये कि तमाम तर फुटेजेस के बावजूद 400 से ज़ायद डिजिटल सबूत अदालतों में पहुंचाए जाने के बावजूद, तमाम ऑडियो वीडियो सबूत होने के बावजूद भी मज़ीद कौन से सबूत दरकार हैं। फिर ये भी कि बानी PTI ने अभी चंद रोज़ कबल खुद ही इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने अपने कारकुनान को GHQ की जानिब पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। पेट्रोल बम के हवाले से जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो भी आपके जहनों में होगी, उनके हवाले से वो भी उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ ज़मान पाक में इस्तेमाल हुई थी। फिर एक और बड़ी अहम बात यह है कि जो कारकुनान वहाँ जमा हो रहे थे, जो रहनुमा उनको वहाँ इकट्ठा कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, जिनके बयानात सामने आए हैं, उनको किसकी तरफ से हिदायत जारी की जा रही थी। फिर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या अब मशरूत माफ़ी से गैर मशरूत माफ़ी तक का सफ़र भी जल्द ही तय हो जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाबात मैं अपने एक्सपर्ट पैनल से दूंगी। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और बाबर गौरसी साहब। आप तीनों को खुशामदीद कहूँगी। लाहौर में हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, सजाद अनवर साहब। आप दोनों को भी खुशामदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। अहम सवाल, कौमी मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बानी PTI की जो स्टेटमेंट है मशरूत माफ़ी की, उसके बहुत चर्चे हैं 9 मई के हवाले से। क्या उनका ये बयान मायूसी और सियासी ऑप्शंस के ख़त्म होने के मुतरादिफ है आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसे ही है नाजिया। देखें, फ्रस्ट्रेशन तो आपको साफ नज़र आ रही है, उनके बयानात से नज़र आती है, और हर रोज़ वो अपने बयानात को बदल देते हैं। बिल्कुल एक तो खैर वो वैसे ही भी कहते हैं कि अजीम लीडर वही होता है जो यू टर्न लेता है, तो वो हर रोज़ एक बयान देते हैं और मुकर जाते हैं। अगर हम माजी में चले जाएं, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से फैसिलिटेट करके छोड़ा गया था, तो वो जब टीवी पे आके भाषण देते थे तो वो यही कहते थे कि मुझे रेंजर्स ने पकड़ा तो मेरे लोगों ने कहाँ जाके एहतजाज करना था। फिर वो पहले एहतजाज को मान गए, फिर उन्होंने कहा अच्छा जो लोग मुलव्विस होंगे मैं उनको निकाल दूंगा। देखिए, CCTV फुटेज की बात वो बार बार कर रहे हैं। CCTV फुटेज जो है वो आपका एक जगह पे फिक्स होता है, मखसूस लोग उसमें नजर आएंगे। वो हर जगह पे आपके घूम नहीं रही होती, चीजें ब्लर भी होती हैं, कहीं पे क्लियर भी नहीं होती हैं। लेकिन वीडियोस बयानात तो इनके अपने लीडरान के खुद मौजूद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डाले हुए हैं। क्या आलिया हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो हिसान न्याजी इनके भांजे हैं, उन्होंने कोर कमांडर की वर्दी को जो उठाया हुआ था और सबको दिखा रहे थे, वो कहाँ पे गए? वो सारी वीडियो मौजूद हैं। नहीं मानना वो अलग बात है। बात यह है कि खान साहब अब इस चीज को रियलाइज कर चुके हैं जेल में, क्योंकि जो उनका इनकलाब शुरू हुआ था ना, नेल्सन मंडेला, मुल्क से नहीं भागूंगा, मैं जेल में रहूंगा, मुझे कुछ सहूलियात नहीं चाहिए, अब वो फ्रिज पे आकर रुक गया हुआ है कि मुझे फ्रिज दे दें, और उसकी भी पिटीशन दायर की जा रही है कोर्ट के अंदर के फ्रिज मुहैया की जाए, और जो अदालत के कहने पे दी भी जा रही है। और बदकिस्मती ये देखें कि जिस किस्म की सहूलियात इनको मिल रही है, जिससे इनको रिलीफ मिल रहा है, पिछले दिनों एक मनशियात फरोश इसी को बुनियाद बनाकर अदालत सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेके गया है, जमानतें लेके गया है। तो ये हाल हो चुका हुआ है हमारे अदालती निज़ाम का कि इतनी ज़्यादा इनको रिलीफ दी जा रही है खान साहब को कि उसकी वजह से हर बंदा उठ के जो है वो रिलीफ लेने के लिए आ जाता है। बात यह है कि खान साहब अब डील की तरफ आ रहे हैं, डील वो करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये मशरूत माफ़ी की बात इसलिए की है कि उनको पता है कि मेरे लोग मुलव्विस हैं। अपने लोगों को उन्होंने अबेंडन कर दिया, यानी कि वो नजर आ जाएंगे, सबको पता है वो हैं, उनको सजाएं मिल जाएंगी, उनको सजाएं दे दें, मुझे छोड़ दें। तो शनीला, डील मिल जाएगी इतनी आसानी से? नहीं होगी ना, लेकिन वो अब सामने ऑप्शन रख रहे हैं ना कि मैं पहले तो कहते मैंने माफी नहीं मांग रही, मैं क्यों माफी मांगू, मुझसे माफी मांगे। लेकिन ये जो बयान है, और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा भी था कि मैंने ही कहा था कि GHQ के सामने जाके एहतजाज करना अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो। उस वक्त क्या खान साहब को इल्हाम हुआ था कि मुझे रेंजर्स वालों ने आके पकड़ना है? यानी कि प्लान तो पहले से कर दिया हुआ था ना कि आपने इन जगहों पर जाके करना है। जैसे कि मुराद सईद की भी ऑडियो मौजूद है कि आपको टारगेट पता है और आप वहां पे जाएं और जाके एहतजाज करें। तो उनको नजर आ रहा है कि तमाम सबूत मौजूद हैं,
बार बार कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि हमने 9 मई के ऊपर माफ़ी नहीं देनी, बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, खान साहब सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो अब ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जो मेरे वर्कर मुलविस हैं उनको पकड़ो, उनको सजाएं दो और अल्लाह का वास्ता मुझे घर जाने दो। ठीक है डॉक्टर साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से जो सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जो मशरूत माफ़ी वाला मामला है ये तो खान साहब की जो है शदीद मायूसी को जाहिर करता है। फिर तलाल चौधरी साहब ने भी ये बात की है कि इस मशरूत माफ़ी के मांगने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट गैर मशरूत माफ़ी ही मांग लें। तो क्या ये बहुत फ्रस्ट्रेशन और मायूसी की अलामात हैं जो इस वक्त नज़र आ रही हैं, कोई और रास्ता नहीं नज़र आ रहा? अच्छा, फ्रस्ट्रेशन ये यकतरफा नहीं है जैसे कि इमरान के बारे में महसूस किया जा रहा है, ये दो तरफा फ्रस्ट्रेशन है। हमारे यहाँ भी और हमसे हमारे यानी जोग्राफियाई हदूद से बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इनको सपोर्ट किया और जो सपोर्ट इनको मिलती नहीं थी, और ऐसी सपोर्ट जिससे आपकी रियासत गैर मुस्तहकम हुई, जमहूरी निज़ाम और हुकूमत गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। अब उनकी समझ में ये आया कि अगर रियासत का ये स्टैंड है, हुकूमत का ये स्टैंड है और इनके पल्ले कुछ नहीं है, मसलन क्या पल्ले नहीं है कि पब्लिक सपोर्ट की बात करते हैं, आज तक सड़क पे तो नहीं ला सके, आज तक कुछ चैलेंज नहीं बना के पेश करी। जमात इस्लामी ने धरना दे दिया और जमात इस्लामी कुछ धरना दिया तो हुकूमत ने महसूस किया कि एक धरना है, लेकिन ये तो ऐसा भी कोई मुजाहरा नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि पल्ले कुछ नहीं है, लिहाजा आउट ऑफ द वे जाके इनकी सपोर्ट करने वालों ने इनको मशवरा दिया अपनी फ्रस्ट्रेशन में कि पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं है, अब तुम ज़रा पीछे हटो, इसके बगैर बात बन नहीं सकती, तुम पीछे हटते हो, तुम माफ़ी मांगते हो तो फिर हम आपके लिए बात कर सकते हैं। तो एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरे बहुत सारी मिसालें पेश की हमारी दोस्त ने, लेकिन ये कि आप ये देखें सेनेटर एजाज चौधरी के बेटे की और सेनेटर एजाज चौधरी की ऑडियो लीक पकड़ी गई जी। उसमें वो क्या कह रहा है उनका बेटा, वो ये कह रहा है कि हमने जिना हाउस और कोर कमांडर हाउस का कुछ नहीं छोड़ा, गमले तक नहीं छोड़े, हर चीज़ जला के राख कर दी। और जो हसान रियाजी का भी जिक्र हुआ, उसने क्या किया था, उसने कोर कमांडर की वर्दी एक बांस पे रख के लहराई और फिर उसको नजर आतिश कर दिया। और ये जो जुमला था उसका मुराद सईद का कि आपको टारगेट्स बता दिए गए हैं, और इसी तरह से वो जो डॉक्टर साहिबा हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने क्या कहा था, आपको मालूम है कि कहाँ जाना है तो उस तरफ जाने की तैयारी करो, इधर उधर वक्त ज़ाया मत करो। तो ये सब कुछ मौजूद है। क्या बानी पीटीआई जो है अपनी माफ़ी के चक्कर में इन सबको कुर्बान करना चाहते हैं? एक सवाल है। तो अगर ये कुर्बान करना चाहते हैं तो फिर ये तो हो सकता है कि कहीं जाके वो डील कर लें, लेकिन वो सियासी जमात, वो कारकुन जिन्होंने उनके कहने पर, अच्छा एक और मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ, सेनेटर कौमी असम्बली के रुकन थे शफकत महमूद, शफकत महमूद रिकॉर्ड पर हैं, उन्होंने कहा कि उनके घर पे मीटिंग हुई और उसमें की तफसीलात तय की गई कि कहाँ कहाँ ये जाके करना है, और हमने यानी शफकत महमूद वगैरह कह रहे हैं, हमने उस मौके पर इख्तिलाफ किया कि आप इस एक्सट्रीम पर न जाएं। तो बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि ये सारा खेल जो था रियासत को डिस्टेबलाइज करने का था। बार बार श्रीलंका का जो कहते थे, बार बार ये जो आपके असासों की बात करते थे, आपको उसकी दिवालिया करने की बात करते थे, तो ये उसका हिस्सा था। ठीक है जी जी कर दूं नाज़िया, बानी पीटीआई ये बात मान गए हैं कि जमान पार्क से हमने पेट्रोल बंक पुलिस के ऊपर फेंके थे, तो ये आगे और भी बहुत सी चीज़ें मान जी, लेटेस्ट स्टेटमेंट उनकी बिल्कुल यही है। तो हम देख रहे हैं बाबर साहब के गाहे बगाहे और आहिस्ता आहिस्ता जो एतराफ़ी बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। मशरूत माफ़ी का मामला यहाँ तक तो पहुँचा, पहले तो वो कह रहे थे कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, तो क्या ये गैर मशरूत माफ़ी भी जल्द इसमें हमें ढलती हुई नज़र आएगी? लहजे में भी खासी नरमी है, बार बार मुज़ाकरात की भी दरख्वास्त कर रहे हैं। देखिए, बानी पीटीआई जिस तरह शनीला ने और डॉक्टर साहब ने बात की है कि वो यू टर्न के जो है ना बानी है, बानी पीटीआई भी है, बादशाह है यू टर्न के, तो किसी टाइम पे भी कोई बात करके उससे यू टर्न ले सकते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आप उसके ऊपर माफ़ी मांग लें तो इससे तो बड़ी बात ही कोई नहीं है।
बाकी आगे तो सज़ाएँ जिसने माफ़ करना है वो तो अदालतें हैं, वो देखेंगी कि अगर इन्होंने माफ़ी मांगी है तो इनको हम रिलीफ दे दें या ना दें, ये तो आगे क्वेश्चन मार्क। अभी आप देखें कि हमेशा वो कहते थे जो काम मैंने किया नहीं उस पर मैं माफ़ी क्यों मांगूं, लेकिन अल्टीमेटली वो इस बात पे आ गए हैं कि मेरे जो कारकुनान हैं या मेरी लीडरशिप है या दूसरे जो लोग हैं, इसका मतलब है कि उनसे गलती हुई है और ये तमाम प्लानिंग के तहत किया गया 9 मई और ना भूलने वाला वाक़या है। और पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का वाक़या कभी भी नहीं हुआ जिसको जितना काबिल अफसोस किया जाए कहा जाए कम है। तो इसलिए अब अल्टीमेटली उन्होंने ये तो स्टैंड ले लिया है कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अब माफ़ी मांगने की वजूहात क्या हैं? देखिए वो ये समझ रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तो उनके साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो मुज़ाकरात करती नहीं है, उनका काम ये है नहीं है, वो आप जो है हुकूमत से मुज़ाकरात करें। अब जब उन्होंने देखा कि तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको बंद नज़र आ रही हैं, क्लोज़ नज़र आ रही हैं, कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने जो वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे अडयाला जेल में, उन्होंने कहा जी मैं तो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और अगर मुल्क की बेहतरी के लिए, लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि जी पहले मुझे जो है वो फुटेजेस दिखाई जाएं, वो तमाम सबूत मुहैया किए जाएं, जिसकी तरफ शनीला ने बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ हुई। तो इसलिए अब देखें तमाम चीज़ें भी हैं, सबूत भी हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं कि 400 से ज़ायद डिजिटल सबूत अदालतों में पेश किए जा चुके हैं। 400 देखें, आप खुद बताएं कि 400 से ज़ायद ये भी सबूत भी आ चुके हैं। तो अब आप देखें कि इस वक्त माफ़ी का एक ही मतलब है, माफ़ी का मतलब ये है कि किसी तरीके के साथ मैं इनके लिए जो है वो क्या कहते हैं कि ऑन बोर्ड आ जाऊं और मैं किसी न किसी तरीके से कौमी इदारे में आ जाऊं। लेकिन कौमी इदारे में आने के लिए आपको पहले माफ़ी मांगना पड़ेगी, फिर जो आपने इदारों के ऊपर हमले किए, फिर आपने सोशल मीडिया के जरिए जो हमले किए, तमाम चीज़ें जो हैं वो मांगनी पड़ेंगी और उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि आपको माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तो ये कहा है कि ना हम ये वाक़या भूलेंगे और ना हमने कोशिश करनी है कि ये भूल सकें। बिल्कुल ठीक है। सजाद साहब, सर क्या आपको लगता है कि जो हार्ड स्टांस हमने देखा कि बानी पीटीआई की जानिब से लिया गया था, मैं ना मानूं कि एक तकरार थी उनकी जानिब से, अब वो अपनी पोजीशन से काफ़ी हद तक हमें पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो अभी हालिया DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि 9 मई के किरदारों को किसी सूरत जो है वो हम माफ़ नहीं करेंगे। तो वो जो एक तासुर दिया जा रहा था कि कोई बैकडोर कोई डील हो रही है, वो भी अब तासुर बिल्कुल ज़ायल हो चुका है। तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है आपके ख्याल में? जी नाज़िया साहब बिल्कुल ठीक है। पीटीआई का पहले ज़्यादा फोकस ये था कि वकीलों के साथ वो लगे हुए थे कि अदालतों से पीटीआई के जो बानी है उनको रिलीफ मिल जाएगा और वो जेल से निकल आएंगे, जैसा कि अली जफर वगैरह दूसरे लोगों का ख्याल था। लेकिन जब से उनको ये पता चला है कि ये जो 9 मई के मुकदमात हैं उनको तकरीबन उस हवाले से कोई 40-50 FIRs हैं बानी पीटीआई पर, और असल जो मामला है वो तो 9 मई है। और 9 मई से निकलने का क्या बहाना, क्या तरीका हो सकता है? एक तो ये कि जो आज तक वो इसको डिफेंड करते रहे कि पहले कहा जी कि मुझे अगर रेंजर्स उठाएगी तो फिर मेरे वर्कर्स कहाँ जाएंगे। फिर साथ ही साथ इनकी जो फुटेजेस आई थी उस दिन की कि खुद बुला रहे थे ये जो लीडर इनके जो थे कि चलें हम कंटोनमेंट जाना है, GPO जाना है, जो मियाँ वाली में वाक़यात हुए, जिस तरीके से पेशावर में वाक़यात हुए, तो इन सारी चीज़ों से वो कैसे जान छुड़ा सकते हैं? उसके लिए उन्होंने एक ऐसी हिच निकाल दी कि जी CCTV वीडियोस। अब आप देखें CCTV फुटेज आम तौर पे नाज़िया साहबा उन लोगों की अवेलेबल है जो कि इमारतों के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे थे, लेकिन जो लोग इमारतों के बाहर खड़े उनको गाइड कर रहे थे या जो लीडर, वो शायद उस CCTV वीडियोस जो बाहर वाली हैं शायद उसमें हों या ना हो। तो ये एक तरह से बहानाबाजी है सारी। इनको चाहिए कि उसको इस 9 मई के मामले को एक्सेप्ट करें, वो जिस तरह से भी ये सरजद हुआ है उसका एतराफ़ करें और कहें कि मेरी ये गलती थी। जैसे उन्होंने 2-3 बातें पिछले दिनों कही हैं कि मैंने खुद कहा था लोगों को GHQ जाने का, या फिर ये कि कल परसों कहा है कि जी पेट्रोल बम जमान पार्क से फेंके गए। पहले वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे।
तो ये जो उन्होंने फसाद और ख़ास तौर पे फाशिज्म की सियासत शुरू की और अपने वर्कर्स को ईंधन बनाया ख़ास तौर पे, उसके लिए तो वो बराह रास्त खुद जिम्मेदार है। और वो कहते हैं कि मैं अपने वर्कर्स को सजा दूंगा या जो लोग मुलव्वस होंगे उनको मैं पार्टी से निकाल दूंगा। तो भाई वो तो आपने भिजवाए थे सारे के सारे लोग, उनका तो कोई लेना देना नहीं था वहां पे कंटोनमेंट में। तो कोई पॉलिटिकल वर्कर इससे पहले नहीं गया था। तो सबसे पहले तो आप खुद जिम्मेदार हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि ये तो नेशनल टेलीविजन चैनल्स ने सबने चलाई। और फिर शनीला साहबा ने दुरुस्त कहा कि पीटीआई के अपने जो ट्विटर हैंडल्स हैं और जो उनके सोशल मीडिया के दीगर जो पीटीआई ऑफिशियल जो उनके हैं जितने भी उनके हैंडल्स, उन सबसे उस दिन की फुटेजेस जारी की गई। उन्होंने इनकलाब के नारे लगाए, उन्होंने कोर कमांडर की वर्दी पहनने की कोशिश की, उन्होंने उसकी बेहुरमती की, उन्होंने जिना हाउस की बेहुरमती की, उन्होंने शोहदा की जो यादगारें थी उनकी बेहुरमती की। तो अब इस सारे जो इतना बड़ा जो वारदात हुई है उसके ऊपर आप इस तरह से कि कभी जुडिशियल कमीशन बना दें जी, कभी मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, ये क्या बात हुई? ठीक आपको है। सीधे माफी मांगनी पड़ेगी। और वो जो डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि दिल से इस इंतशारी ग्रुप को जब तक ये माफी नहीं मांगता इनको कोई माफी नहीं मिलेगी। बिल्कुल और ठीक। तो वो जो दिल जी से जी। माफी मांगने वाली बात है वो नजर नहीं आती। वो साथ ही कह रहे हैं कि जनाब मुझे जिस तरह से इन्होंने गिरफ्तार किया, जिन्होंने गिरफ्तार किया वो भी माफी मांगे। और ठीक वो है। जो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है या जो जो उसका एक फैसिस्ट एजेंडा है उसको तो सामने रख रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल बात दुरुस्त है जो गौरसी साहब ने कहा और फारूक आबिद साहब ने कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो चाह रहा ठीक है है। कि वो किसी ना किसी बड़ी तरीके इंपॉर्टेंट बात से। की है सर, यही एक जनरल परसेप्शन है कि शायद वो फ्रस्ट्रेशन में ये बात करें। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नौशाद साहब की जानिब जाना है। कि देखिए मुराद सईद और यास्मीन राशिद, इन दोनों की वीडियो मौजूद है जिसमें ये कह रही हैं कि आपको वहाँ जाना है, आपको वहाँ आना है। नंबर बिल्कुल एक। नंबर दो, इनके अंदर का एक आदमी है जो अखबारात में कॉलम लिखता है जर्नलिज्म की भेस में। उसने अगले रोज़ अखबार में लिखा कि इनकलाब आ गया है, आवाम की राय सामने आ गई है, बेहतर है कि उसके सामने झुक जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि प्री प्लान था ये। ठीक है, बिल्कुल। नौशाद साहब सर कुछ ऐड करना चाहें तो इसमें कीजिएगा। आप भी क्या ये समझते हैं सर कि सियासी ऑप्शंस जो हैं वो इस वक्त बड़ी मादूम होती जा रही हैं, बड़ी लिमिटेड होती जा रही हैं और अब कोई चारा नहीं है कि ये जो मशरूत माफ़ी है इसका सफ़र गैर मशरूत पर आकर जल्द अज जल्द ख़त्म हो ताकि बात आगे जा सके? जी यकीनन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। माफी उन्होंने मांग ली है। ये इसे आप बेशक मशरूत समझें या मशरूत कहें, लेकिन एक्चुअली ये इकरार जुर्म भी है। इकरार जुर्म कर लिया गया है। उसकी वजह यह है कि जिन सीसीटीवी की या जिन सबूतों की बात की जा रही है वो सबूत तो जा बजा बिखरे पड़े हैं। वो अदालतों में भी मौजूद हैं, वो इन लोगों के पास भी मौजूद है। और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जब आप पेट्रोल बम बनाने की तरबियत दे रहे थे, आप जमान पाक को नो गो एरिया बना रहे थे, उससे पहले आप इस कौम को तुगरल दिखा रहे थे, तो उसका मकसद यही था कि एक ऐसी कौम तैयार की जाए, एक ऐसी ब्रीड तैयार की जाए कि जो मुल्क के खिलाफ काम करे, रियासत के खिलाफ काम करे। आप यहाँ इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे। आपने गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस यहाँ पे लगाई इसलिए थी कि वो लोगों को ट्रेन करे। और वो जो सारा कुछ जो जो ड्यूटियां लग रही थी जमान पाक में इस सारे मामले के ऊपर, और जो जो ड्यूटियां साइन की गई थी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बात यह है कि कल उन्होंने अपनी इकरार जुर्म कर लिया है। ना सिर्फ पेट्रोल बम का कर लिया, बल्कि ये भी कर लिया है कि ये सारा कुछ जो 9 मई को हुआ, ये एक नाकाम इनकलाब था जो उन्होंने लाने की कोशिश की थी। अब मामला सिर्फ ये है कि वो यहां तक पहुंचे इसलिए हैं कि उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। बदकिस्मती से जो उन्होंने भोंपू अपने बनाए हुए हैं या जो लाउड स्पीकर बनाए हुए हैं उन्होंने इस अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में, जो उनके उनके उस हुकूमत के नवाजे हुए हैं, वो लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से ये बात फैलाई जाए कि जी हुकूमत डील मांग रही है, वो जी इस्टेब्लिशमेंट डील उनसे चाह रही है। वो अलीमा खान साहिबा भी बात करती थी, उनकी बेगम साहिबा भी ये बात करती थी कि पता नहीं उन्हें क्या क्या ऑफर कर दिया गया है। ये सारा कुछ जो है इस झूठ को बोलने के बाद, तमाम तर कोशिशों के बाद, अदालतों के दरवाजे खटखटाने के बाद, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने क्या किया है? कल ना सिर्फ उन्होंने इकरार जुर्म किया है, बल्कि उन्होंने उन्होंने अपने तमाम पीटीआई के रहनुमा जो इस काम में मुलव्वस थे, उन्हें भी उन्होंने ट्रेन के आगे खड़ा कर दिया है कि जनाब ये आपके मुजरिम हैं, इनको जुर्मवार बना लें।
ये जो सीसीटीवी फुटेज में आपके सामने आ जाए, इनको मैं खुद सजा दूंगा, खुद इनको जो है मैं डिस्कार्ड करूंगा। मैं इनसे कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका हिस्सा नहीं है, और उनको सजाएं दे दें और मुझे छोड़ दें। अब मामला ये है कि जिनके साथ बैठकर आपने प्लानिंग्स की थी, वो तमाम लोग जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा थे, आपके तमाम रहनुमा, जो मरकजी सूबाई रहनुमा, जिलाई रहनुमा, वो सारे जो उसमें मौजूद थे। एक जमाना था, आपको याद होगा कि 9 मई के बाद कुछ अरसे बाद इन्होंने अपने जो कारकुन थे उन्हें भी डिस्कार्ड किया था। इसी तरह आज इन्होंने अपने लीडर्स को भी डिस्कार्ड कर दिया। सो एक्चुअली उन्होंने जो पूरे का पूरा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सिस्टम था, उसको कल उन्होंने एक्सपोज करके वो जुर्म का इकरार कर लिया है। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि जब ये इकरार कर लिया गया है, तो अब मशरूत हो या गैर मशरूत हो, किसी भी सूरत में जब आप जाकर माफी का मतलब ये कभी नहीं होता कि ये जरूरी हो कि आगे से माफी मिल भी जाएगी। ये कोशिश उन्होंने पहले भी की थी, उन्होंने ये बातें करते रहे, जिसके जवाब में 3 बार फौज को ये क्लैरिटी देनी पड़ी कि हम किसी सूरत 9 मई को नहीं भूलेंगे, नहीं भूल सकते। ये इदारे की तौकीर का मामला है। डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया नौशाद साहब। मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ूंगी। नाज़रीन, बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से हम जानते हैं कि जमात इस्लामी का 26 जुलाई से शुरू होने वाला मार्च ताहाल जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के मुतअद्दिद राउंड्स हो चुके हैं। आज 5वां राउंड होने जा रहा है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल तारड़ इस पर काफ़ी पुरुमीद है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जो है वो मस्बत सम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुतअद्दिद मामलात ऐसे हैं जिसमें इत्तेफाक राय हो चुका है, कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें इत्तेफाक राय होना भी बाकी है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमती अज़्म हमें बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। हुकूमत गाहे बगाहे आवाम को भी एतमाद में ले रही है। बिजली की कीमतें कम करना हुकूमत का ये कहना है कि हुकूमत की जो है वो प्राइम एजेंडा है उनका। IPPs के मामलात की जांच पड़ताल के लिए टास्क फोर्स का क़याम भी अमल में आ चुका है। 20 नकाती इस्लाहाती एजेंडा है जिस पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। अब धरने के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। शनीला, सबसे पहले मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूँगी। जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। हुकूमत मुज़ाकरात के साथ जो हल है उसके लिए पुरुमीद है। क्या बिजली बिलों पर होने वाले एहतजाज के ज़रिए जमात इस्लामी अपना कोई सियासी मकसद हासिल करना चाह रही है? देखें, सियासी जमातें जो होती हैं उन्होंने सियासत ही करनी होती है, और जमात इस्लामी का ये है कि चले उन्होंने हुकूमत की ये बात मानते हुए एक ही जगह पे अभी तक अपने धरने को रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के मामूलात ज़िंदगी जो वो मुतासिर नहीं हो रहे। और फारूक आदिल साहब ने पहले भी ये बात कही थी कि जो हाफिज़ नईम साहब हैं उन्होंने कराची के अंदर एक अग्रेसिव सियासत अपनी रखी थी, और वो भी वैसी ही सियासत जो अपनी वो जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जो वर्कर हैं उनको मुतहरिक रखना है। लेकिन कुछ चीज़ें ये होती है कि देखिए, जब सियासत आप कर रहे हैं तो आपको हुकूमत की भी मजबूरी समझनी चाहिए। रियासतें जो होती हैं ना, वो इस तरह से काम, उनसे आप ज़बरदस्ती से काम नहीं करवा सकते, ख़ासतौर पर ऐसे मुआहदे जिनके अंदर गारंटियाँ दी हुई होती हैं। हमने रेकोडेक का मामला देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पसो मोटो लिया, और फिर बाद में कितने अरब डॉलर जो था वो जुर्माना जो था वो उस पाकिस्तान की रियासत के ऊपर आ गया था, और फिर उसके बाद उसको नेगोशिएशन किया गया, उसको ख़त्म करवाने की कोशिश की गई। इसी तरह ये IPPs के भी मामलात हैं जो रातों रात ख़त्म नहीं हो सकते हैं। इनके लिए एक प्रोसेस चलेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जैसे वज़ीर तवानाई ने कहा था कि अगर हम इनको ख़त्म कर देंगे तो रेकोडेक की तरह यहाँ पे भी हमें मिलियंस डॉलर जुर्माने देना पड़ेगा। और पाकिस्तान के ज़र मुबादले के ज़ाहिर की सिचुएशन सबके सामने है कि वो अब आकर कुछ स्टेबल होने शुरू हुए हैं, और हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम अरबों डॉलर जो जुर्माने की सूरत में देते रहे। हुकूमत ने 200 यूनिट वाले जो बिजली वाले उनको रिलीफ दिया, और आज भी वज़ीर आज़म का बयान है कि जल्द ही 500 यूनिट वाले जो लोग हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा, उसकी खुशखबरी सुनेंगे। तो जब मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों के, तो कुछ जमात इस्लामी को भी चाहिए कि कुछ चीज़ों के ऊपर वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करे, कुछ के ऊपर हुकूमत भी लचक का मुजाहरा करेगी, क्योंकि सियासत के अंदर मुज़ाकरात सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। तो सियासी जमातें मुज़ाकरात करते हुए लो दो की पॉलिसी पे चलते हैं। अगर स्टबन हो जाएगी कोई एक ही जमात कि हम जो हम कह रहे हैं आप उसी को माने, तो फिर बात आगे नहीं चलेगी। तो ज़ाहिर है सियासत उन्होंने करनी है, हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है, और चाइना के साथ भी नेगोशिएशन चल रही है। IPPs का आपने भी खुद बताया कि टास्क फोर्स बन रही है, उनको ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट जो होता PTI के दौर में अगर वो हो जाता तो वो ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि वो ऑडिट के बगैर ही उनको क्लियरेंस देने वाले। तो अब चले ऑडिट होगा, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या मसला है, और भी उनके साथ बातचीत चल रही है, तो उसकी वजह से अवाम को रिलीफ मिलने की कोशिश हो जाएगी आगे जाके। लेकिन बाहर बैठ के तजावीज़ देना ज़्यादा आसान होता है, जबकि आप अंदर जो काम कर रहे हो तो उनको ज़्यादा पता है। क्योंकि देखें, हुकूमत जो है
वो भी ये जानते हैं कि अवाम इस वक्त परेशान है, बिल्कुल। वो अवाम को परेशानियों में नहीं वज़ीर-ए-आज़म ने इस देखना बारे में चाहेगी, बात की। क्योंकि उनका भी वोट बैंक मुतासिर होगा। हाँ, बिल्कुल उन्होंने भी ऐसा। हुकूमत चलानी है, वो नहीं चाहेंगे कि लोग सड़कों के ऊपर हों। तो जमात इस्लामी को लचक दिखा के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके ये धरने को अब ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो मामलात हैं वो आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह साहब कहते हैं कि मस्बत बातचीत आगे बढ़ रही है, बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें इत्तेफाक हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो धरना है वो तवालत पकड़ता जा रहा है, 14वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। फिर ये भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि अब हम जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। अच्छा देखिए, अभी जैसे शनीला ने कहा, जमात इस्लामी को सियासत तो करनी है ना, और ख़ास तौर पे इसलिए भी सियासत करनी है कि गुज़श्ता 2, 3, 4 इंतखाबात में जो उनको रिज़ल्ट मिला वोट की सूरत में, वो बड़ा मायूस कुन है। तो अब ये जो इलेक्शन, ये जो मामला है IPPs का, ये तो बड़ा बर्निंग इशू है, और इस बर्निंग इशू पर उन्होंने ये स्टैंड ले लिया है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जो उनका मुतालबा है वो हुकूमत का एजेंडा है। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत साजी हो रही थी तो उस वक्त हुकूमत साजी से 2-1 रोज़ पहले जो लाहौर में जलसा हुआ और उसमें नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने 2-3 लाइनें दी थी। उनका महंगाई कम करें और बिजली की कीमतें कम करें। बिल्कुल। और इस पे काम जारी है। जैसे अभी कहा गया कि 200 यूनिट पे आपको दे दी, बिलों की अदायगी पर आपको दिन बढ़ा दिए गए, और 500 की तरफ यानी प्रोग्रेस जारी है 500 यूनिट पर। एक पहलू तो उसका ये है। दूसरे ये, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ इस पे वर्कआउट कर लिया गया है और उसका रास्ता भी निकाल लिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सारी सिचुएशन में जमात इस्लामी प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाती रहे, उस प्रेशर से गवर्नमेंट को ही रिलीफ मिल रहा है। क्या रिलीफ मिल रहा है? गवर्नमेंट जो बातचीत कर रही है मुख्तलिफ इदारों के साथ जाकर, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें उसको आसानी मिल रही है। तो ये एक बेहतर तरीक़ाकार है, और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा चंद रोज़ में जमात इस्लामी और हुकूमत एक पेज पे होंगे, और उसके नतीजे में आवाम भी यकीनन, जैसे कि अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं, खुशखबरी ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल ठीक। नौशाद साहब, सर आप मामला किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? जमात इस्लामी की जो सियासत है वो एक तरफ, लेकिन अब वो लॉन्ग मार्च की बात भी कर रहे हैं, डी चौक पे आने की भी बात कर रहे हैं, तो ये मामला आपको कहाँ जाता दिखाई दे रहा है सर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत तो अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। जैसे अता साहब ने कहा है कि हुकूमत टास्क फोर्स भी बना दी गई है, और हुकूमत उसको उन्हें एंगेज भी किए हुए हैं, मुज़ाकरात के दौर भी हुए हैं। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो सियासत की खातिर यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो उसका कोई फ़ायदा उन्हें होगा नहीं, क्योंकि या तो ये होता कि हुकूमत उन्हें संजीदगी से ना ले रही होती, तो फिर तो ये बात समझी जा सकती थी कि उन्हें ये लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत है या डी चौक जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हुकूमत उनके यहाँ दिए हुए धरने की वजह से भी उनके साथ एंगेज है और उनके साथ बातचीत कर रही है, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें इससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके पास इसके अलावा भी कोई एजेंडा मौजूद है, जो कि उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया। जो बिजली के बिलों का मामला, देखिए ये बात दुरुस्त है कि हम IPPs के मामलात के अंदर बड़े मोहतात तरीके से तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं तस्लीम कर सकते जिसमें हमें लेने के देने पड़ जाएं। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमें कोई ऐसा हल निकालना है, क्योंकि मुद्दा ये है कि आम आदमी बिल देने की पोजीशन में नहीं है। बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके मसाइल का सामना है। और ये बात दुरुस्त है कि ये हुकूमती एजेंडा था। जब 200 यूनिट तक के लोगों को रिलीफ दिया गया था, उस वक्त तो कोई धरना नहीं था। तो हुकूमत तो पहले से इस सारे मामले में की कोशिश कर रही है, और ये जो बातें आज लोग कर रहे हैं IPPs की या IPP से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है हुकूमत की तरफ से ही लोगों तक पहुंचाई गई हैं। यानी ये जो बहस और ये सारा मुबाहिसा है, ये हुकूमत की वजह से ही ये लोगों के आगे सरफेस हुआ है। सो बहरहाल अब ये जो सिचुएशन है, इसको सामने रखते हुए मैं ये समझता हूं कि जमात इस्लामी को इससे आगे बढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है।
उन्हें थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, और सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए ये यकीनन जो हुकूमत है, चूंकि वो संजीदगी से ये मामला देख रही है, उनके अपने एजेंडे में भी ये शामिल है, और यही सबसे बड़ा मसला इस वक्त हुकूमत को दरपेश है। अगर ये मसला हुकूमत ना हल कर पाई तो उसे मसाइल का सामना होगा, इसलिए वो भी हल करना चाहती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये यहाँ पे मामलात को यहीं तक रखना चाहिए, यहाँ से मुज़ाकरात के जरिए इसका हल निकाला जाना चाहिए, जिसकी मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो हल भी जल्द निकल आएगा। बिल्कुल ठीक। बाबर साहब, हुकूमत जो है वो आवाम को बारहा एतमाद में लेती रही है और ले रही है। आज भी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने प्रेस टॉक की और उसमें इनका कहना था कि तवानाई जो है उससे जुड़े मसाइल हमारा प्राइम एजेंडा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म का जो 20 निकाती इस्लाहाती एजेंडा है उस पर अमल दरामद का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। IPPs के मामले पर भी हुकूमत संजीदगी से उसको देख रही है सारे मामले को। फिर 50 अरब रुपये की हालिया सब्सिडी भी दी गई है। तो हुकूमत तो जाँ फिशानी के साथ इसी मसले पर काम कर रही है जिस हवाले से धरना दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो जमात इस्लामी है उनका धरना देने का मकसद ये है, हुकूमत के ऊपर तो प्रेशर उन्होंने रखना ही रखना है। उनका प्रेशर जो है इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं IPPs, उनके ऊपर भी है कि वो भी इखलाकी तौर पर सोचें कि अगर हुकूमत जो है इनिशिएटिव ले रही है तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए, और यकीनन वो भी सोच रहे होंगे इसके हवाले से। और जहाँ तक धरने की बात है, हम जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हाफिज़ नईम साहब जो हैं, बेसिकली तो हाफिज़ साहब जो हैं पहली दफ़ा जो अमीर जमात इस्लामी बने हैं, तो एक तो पहलू ये है कि वो यकीनन हम उनकी नीयत पे तो शक नहीं कर सकते, ना उनके इकदाम पे कर सकते हैं, लेकिन वो एक लॉन्चिंग पैड नहीं होता जो अपने आप को लॉन्च भी कर रहे हैं बेसिकली, कि मैं अब अमीर बन गया, लोगों को पता चले कि मैं जमात इस्लामी का अमीर हूँ और मेरे साथ लोग खड़े हैं। तो इसलिए एक लॉन्चिंग भी है उनकी, और दूसरी ये है कि अब जो हुकूमत ने कमेटी बनाई है वो बड़ी संजीदा कमेटी है। अमीर मकाम साहब है उसमें, अता तारड़ साहब हैं, डॉक्टर तारिक फजल है, और दूसरे दो लोग हैं मुसलसल इंगेज जी हाँ बिल्कुल। तो वो बड़े इंगेज कर रहे हैं, और बल्कि इस तरह है कि कमिश्नर ऑफिस में उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, और जिस तरह जो उन्होंने तमाम अपने नुकात दी हैं उस पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक बात यह है कि आज भी शहबाज शरीफ साहब ने यही बात की है, जो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब में कहा कि हम इकानमी को बेहतर करना चाहते हैं और बिजली में लोगों को और गैस के बिलों में रिलीफ देना चाहते हैं। देखिए, पहले ही वो 200 यूनिट तक तो रिलीफ दे चुके हैं, तो इससे और वो क्या कर सकते हैं। दूसरा ये है कि IPPs अगर उनके जो मुआहदे ना होते, जिस तरह शनीला ने कहा कि इंटरनेशनल गारंटीज़ ना होती, तो वो एक साइन करके ये मुआहदे ख़त्म कर देते, लेकिन चूँकि वो कर नहीं सकते। और लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब से जो भी लोग मिलते हैं या उनकी कबीना के लोगों से, तो वो ये चाहते हैं कि इन IPP से हमारी जान छूटनी चाहिए, और इसके लिए सीरियस है, हुकूमत भी सीरियस है, इस्टेब्लिशमेंट भी सीरियस है, और इस तरह लोग भी सीरियस है। अब तो बहुत से देखें ना, गौहर साहब जो हमारे साबिक वज़ीर थे निगरान, वो तो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं कि जी इन IPPs के जो मुआहदे इनको जो है देखा जाए, इनके साथ दोबारा जो है निगोशिएशंस की जाए। तो इसलिए अगर IPP से हम निकल जाते हैं और IPPs के साथ कोई निगोशिएशन हो जाती है या दरमियान का कोई नतीजा निकल आता है, तो आप देखेंगे कि उससे भी बहुत बड़ा रिलीफ जो है आवाम को मिलेगा। क्योंकि आवाम जो है अगर बिजली के बिल और जो दूसरे गैस के बिल्स में अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो महंगाई की शरह तो और ज़्यादा कम हो जाएगी, वो तो मेंटली और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसलिए अब जमात इस्लामी को ये भी सोचना चाहिए कि अब उन्होंने कहा कि जी हम मार्च करेंगे, ठीक है आप मार्च करें। इससे पहले भी हमने देखा है कि लॉन्ग मार्चेस जो हैं वो जमात इस्लामी बहुत करती थी, जब काजी हुसैन अहमद साहब के दौर में, अल्लाह उनको जन्नत अता करे। तो इसलिए लेकिन एंड पे जिस तरह रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता था। और डॉक्टर साहब ने एक और बात की कि अगर आप 2002 के इलेक्शन के बाद से जो इलेक्शंस हुए थे, 2008 से रख के अभी तक के इलेक्शंस की पोजीशन देखें तो इस वक्त जो जमात इस्लामी है वो कहीं मतलब उसकी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 10 सीटें भी टोटल होंगी पूरे पाकिस्तान में। तो 2002 के इलेक्शन में ये था कि MMA बनी थी, तो उसमें उनको अच्छा खासा हिस्सा मिल गया था, क्योंकि तमाम जो जमातें थी मजहबी वो इकट्ठी हो गई थी। तो अभी जो हाफिज़ नईम साहब हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर मैं जाके धरना करूँगा या मैं लॉन्ग मार्च करूँगा तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि आप देखेंगे कि जी हुकूमत उसी वक्त चीज़ें मानने पे तैयार हो जाएगी। हुकूमत तो वो चीज़ें मानने के लिए तैयार होगी जो उनके इख्तियारात में है। हाँ, अगर वो समझते हैं कि जी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो उनके इख्तियार में है, अगर वो समझते हैं कि जी फॉरेन अफेयर्स का मसला है वो उनके है। अब IPPs के जो मुआहदे हैं वो इंटरनेशनली वो क्या कहते हैं गारंटीड मुआहदे हैं। जिस तरह शनीला ने कहा कि अगर वो बैकआउट कर जाते हैं तो फिर आपको जो रिजर्व्स में पैसे पड़े हुए हैं
नाजिया वो फिर देने पड़ेंगे। तो हमारे जब रिजर्व्स कम हो जाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट कम होगी तो हमारी महंगाई हो जाएगी। तो जी हाँ, रिजर्व से ऊपर जा पड़ेगा काम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो ये तमाम चीज़ें अब जमात इस्लामी को जिस तरह उन्होंने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया आज तक, आगे भी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए और इनको एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि ठीक है आपको हम ये वाले नुकात जो है ये 3 महीने में, 6 महीने में या जिस तरह भी टाइम फ्रेम है उस तरह तय कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे जमात इस्लामी को भी रिलीफ मिलेगा, लोगों को भी रिलीफ मिलेगा और हुकूमत को भी रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, सर हम देख रहे हैं जिस अंदाज में हुकूमत वक्त सारे जो मामलात को हैंडल कर रही है, बड़े डिसेंट तरीके से मुजाहिरीन की बात भी सुन रही है, मुसलसल इंगेज है। आज भी 5वां दौर जो है वो होने जा रहा है। IPPs के मामले में अफ्रीकन के अंदर जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन सर ये बात हमें समझनी होगी ना कि जिस तरह से बाबर साहब ने कहा, दीगर हमारे जो पार्टिसिपेंट उन्होंने ये बात की कि IPPs वाला मामला ऐसा नहीं है कि हुकूमत कहे कि हाँ जी ये मामला इस तरह से हल हो गया और वो हो जाएगा। उसके लिए जाहिर सी बात है प्रॉपर एक प्रोसीजर है और उसके लिए टाइम फ्रेम चाहिए, जिस तरह बाबर साहब भी कह रहे हैं। तो इस मामले को जमात इस्लामी को समझना चाहिए ना सर? जी नासिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मेरी जो इतलात है वो यही है कि जो पिछले दिनों वजीर मिले हैं, कल भी वज़रा की एक टीम जो है वो मिली हाफिज नईम साहब से, तो उन्होंने उनको मुख्तलिफ जो प्रोजेक्शंस दी हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और जो इतलात हैं वो ये हैं कि इस वक्त चूँकि हमें IMF के साथ हम लगे हुए हैं कि वो मुआहदा किसी न किसी सूरत में हो जाए, और हुकूमत भी इंतज़ार कर रही है कि तब तक बिजली के ऊपर जो होमवर्क किया हुआ है लोगों को रिलीफ देने का 200 से लेकर 500 यूनिट तक, उसको अभी होल्ड करके बैठी है कि पहले ज़रा IMF के साथ बातचीत जो है वो नतीजा खेज हो जाए, एक मुआहदा हो जाए। क्योंकि IMF ने भी कुछ शराइत लगाई थी टैक्सेस वगैरह की बिलों में, तो वो अभी फौरी तौर पे ऐसा नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ IPPs का मामला जो है ना, उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा उन लोगों का है जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, और एक है जो चाइनीज़ हैं और या गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उस दिन गौहर एजाज के साथ बैठे एक उनके दोस्त ने कहा कि मैं कैपेसिटी चार्जेस नहीं लूँगा गवर्नमेंट से। तो इनको रज़ाकाराना तौर पे हुकूमत कोशिश कर रही है इनसे बातचीत करने के लिए कि वो कम से कम ये जो बर्डन है पब्लिक पे उसको कम करने में मदद कर सकें। और चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही है, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन टाइम फ्रेम जो गौहर इन्होंने कहा अभी बाबर साहब ने, जमात इस्लामी को एक टाइम फ्रेम ही दिया जाएगा और जमात इस्लामी टाइम फ्रेम लेकर उठ जाएगी। ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा और इस मसले का कोई फौरी हल है भी नहीं। तो सजाद साहब जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है वो मेरा नहीं ख्याल वो सियासी बातें हैं। लॉन्ग मार्च उनको करने नहीं देंगे। उनको तो देखें ना कि वो कितने दिनों से बैठे हुए हैं रावलपिंडी में। अगर वो उनके पास इतना दमखम होता तो कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते। वो तो जो इंतजामिया ने कहा कि यहाँ लकीर है वहां तक बैठे हुए हैं उन्होंने क्या लॉन्ग मार्च करना है। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट उनको एक सीरियस एक देगी ना, एक चाक आउट करके प्लान कि 3 महीने में या 2 महीने में हम ये करने जा रहे हैं, उसकी कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी वज़रा के साथ मिलके हाफिज साहब की, और इस तरह उनको एक एग्जिट मिल जाएगी रिस्पेक्टफुल। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप भी ये समझते हैं कि जल्दी इस मसले का कोई हल निकल आएगा? मुख्तसरन आपसे जवाब देखिए, बात यह है कि एक तो जो अभी बात हुई ना लॉन्ग मार्च, जी जी लॉन्ग मार्च कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो कहें जी हम जगह तब्दील करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये हो सकता है। बाकी मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत का मफाद भी इसी में है, अवाम का मफाद भी इसी में है। इसमें भी अगर कोई थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए जमात इस्लामी को तो चले वो भी हो जाए। चलें, बिल्कुल ठीक। तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।